दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएसएस नाम का जो संगठन है, जिसे अभी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहा, जो नॉन रजिस्टर्ड है, उसकी शाखाओं का जाल कितना फैला हुआ है, इसके बारे में हम बात करें। आरएसएस ज़्यादातर दावा करता है कि उससे जुड़े हुए करीब 36 संगठन हैं और जो एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडीज़ फ्रांस में जो स्थित है, उसने पिछले कई सालों से एक अध्ययन चालू कर रखा था कि ऐसे कौन से संगठन हैं दुनिया में जो आरएसएस की विचारधारा से मेल खाकर आरएसएस के कार्य को अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाने का काम करते हैं। और उनकी ये जो स्टडी है वो अभी कैरवान जो अंग्रेज़ी की बहुत प्रतिष्ठित मैगज़ीन है, उसके वेबसाइट पर भी ये पूरे वर्णन आए हैं। इन्होंने दुनिया भर के संगठनों को जब इस प्रकार से स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि करीब 2500 संगठन दुनिया भर में हैं जो आरएसएस के से जुड़े हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और जो इस प्रकार की विचारधारा को दुनिया भर में फैला रहे हैं। अब ये संगठनों को उन्होंने जब मूल्यांकन करना शुरू किया तो उन्होंने इसकी ग्रेडिंग की कि जो पूरी तौर से आरएसएस की विचारधारा का स्पष्ट रूप से बात करते हैं उनको 1 पॉइंट दिया गया, जो आधे तौर पे करते हैं उनको 0.5 और जिसके बारे में थोड़ा शक था उनको 0.25। इस प्रकार से उनकी ग्रेडिंग की गई और जो संगठनों की लिस्ट आई उसमें ये सेंटर भी हैरान था। और कारवां पत्रिका की जो वेबसाइट है उस पर पूरी जानकारी उपलब्ध है, आप इसको उस पर देख सकते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक भव्य इमारत बनी है जो 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा बेहतर लगती है, वो भी आरएसएस का हेड ऑफिस है। अब मज़े की बात यह है कि आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संगठन तो है नहीं और इतनी बड़ी बिल्डिंग उसने बनाई, तो कहते हैं कि भाई जो जनता का गुरु दक्षिणा होता है जो दशहरे के दिन ये जमा करते हैं, उसके आधार पर उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई। अब गुरु दक्षिणा का कोई हिसाब किताब रखा नहीं जाता और इसको इनकम टैक्स का भी कोई बंधन नहीं है, क्योंकि जब ट्राइब्यूनल ने इसकी स्टडी किया तो उन्होंने कहा भाई ये चैरिटी का काम है तो इसको छोड़ दो, इसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रख देते हैं। खैर, ये उनके ऊपर एक बड़ा अजीब कारस्थान ये है कि जिसमें इतनी भव्य इमारत जो करीब 150 करोड़ की होगी, वो इमारत गुरु दक्षिणा से बनी है, लोगों के चंदे से बनी है। चंदा भी नहीं लेते ये लोग, तो ये तो कहते गुरु दक्षिणा से ही बनी है। तब इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी तो हम बता नहीं सकते। अब जहाँ तक आरएसएस एक दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ और जो किसी प्रकार की इससे नहीं करता, हाँ, चलते चलते ये भी बता दूं कि एक दूसरा संगठन नागपुर में है जो अपने आप को आरएसएस कहता है, ये रजिस्टर्ड भी है, पर ये वो संगठन नहीं है जिसके कार्यकर्ता आपको बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, वीएचपी से जुड़े हुए, बजरंग दल से जुड़े हुए, आजकल क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं। कभी मुस्लिम फेस्टिवल आया तो जो मस्जिदों के सामने जाकर नाचते हैं और भगवे झंडे लगाते हैं, ये वो संगठन नहीं है। ये कुछ लोगों ने एक विरोध के रूप में ये संगठन बनाया हुआ है जिसकी बहुत बड़ी क्षमता नहीं है। वास्तव में जो आरएसएस जिसके सरसंघचालक ये डॉक्टर मोहन भागवत हैं और होसबले उनके सरकार्यवाह हैं, ये संगठन जो है इसकी 2500 के करीब शाखाएं, इससे जुड़े हुए 2500 के करीब संगठन दुनिया भर में फैले हुए हैं और इसमें करीब 2000 संगठन तो भारत में ही हैं, जबकि इनका दावा है कि केवल 36 संगठन इनसे जुड़े हुए हैं, 2000 करीब भारत में हैं। फिर अमेरिका में अगर आप देखें तो अमेरिका में 107, कनाडा में 113, यूके में 26, इस प्रकार से फैले हुए हैं। और भारत में भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, इन राज्यों में इनकी काफ़ी बड़ी संख्या है। बाकी सब राज्यों में भी ये अपनी उपस्थिति निश्चित तौर से दर्ज कराते हैं। अब इनका इतना बड़ा जो तंत्र है उसका क्या प्रभाव है, तो हम देख रहे हैं जैसे समाज में अलग अलग तबकों में ये अपने संगठन बनाते हैं। इनके जो एक तो प्रचारक रहते हैं, प्रचारक जो इनमें सबसे ऊंची डिग्री पे बैठने, ऊंचे ओहदे पर बैठने वाले लोग रहते हैं, और स्वयंसेवक जो पार्ट टाइम कार्य करता रहते हैं।
स्वयंसेवक अपना परिवार भी बसाते हैं और घर गृहस्थी चलाते हैं, जबकि प्रचारक सामान्यतः अविवाहित रहते हैं और अपना पूरा वक्त आरएसएस के काम को देते हैं। इन्होंने क्या किया है, जैसे कुछ प्रमुख संगठन तो हम जानते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, फिर ये राष्ट्र सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंदू मुन्ननी, ये भारत में जगह जगह जाने जाते हैं। पर इसके अलावा भी जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे वकीलों के बीच में इन्होंने बनाया है अधिवक्ता परिषद, जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं उनके बीच में भी एक संगठन है, डॉक्टर्स के बीच में भी एक संगठन है, आईटी वर्कर्स के बीच में भी इनकी एक अलग प्रकार की शाखाएं चलती हैं। तो समाज के हर एक क्षेत्र से ये अपना स्वयंसेवकों को लेते हैं और उनमें काम करने के लिए प्रचारक और स्वयंसेवक ये काम करते हैं, पर उस संगठन के नाम से, और उनकी विचारधारा भी यही फैलाते हैं, हिंदू राष्ट्र और जो सामंतवादी जमींदारी समाज के मूल्य थे, ऊंच नीच के, वर्ण व्यवस्था के, जाति व्यवस्था के, स्त्रियों के दुय्यम स्थान के, और ख़ास तौर से आजकल जो मुसलमानों के खिलाफ एक इस्लामोफोबिया फैलाने का भी ये काम करते हैं। मैं एक दो उदाहरण दे दूं, इतनी तो आश्चर्य की बात हमारे लिए है। ये तो पता था कि आरएसएस के जो स्वयंसेवक और प्रचारक होते हैं वो आजीवन इसी प्रकार के काम को करते रहते हैं, पर ये नहीं पता था कि इनका जाल इतना गहरा होगा। जहाँ भी अप्रवासी भारतीय रहते हैं व्यापार में, दूसरे क्षेत्रों में, वो आरएसएस के काम को बहुत प्रतिबद्धता से करते हैं, और उसी का परिणाम है कि इतने सारे संगठन दुनिया भर में इनके लिए खड़े हो गए हैं। अब सवाल ये आता है कि अब इतने संगठनों के होने के कारण ये एक प्रकार का जाल है। इनमें से ज़्यादातर संगठन आरएसएस तो रजिस्टर्ड नहीं है, पर दूसरे संगठन अपने आप को रजिस्टर कराते हैं ताकि उनका काम आगे चल सके। खैर, मैं बहुत उदाहरण तो नहीं दूंगा कि किस प्रकार का इनके कार्यक्रम रहते हैं, कार्य रहते हैं। वो हमने सब ने देखा है कि भारत में जैसे ये भावनात्मक मुद्दों पे राम मंदिर हो, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, और इस प्रकार की चीज़ें यहाँ उसके आधार पर उन्होंने राजनीति की है। कभी वंदे मातरम का मुद्दा उछाल देते हैं, कभी किसी और चीज़ का उछाल देते हैं, और अमेरिका में भी जो अप्रवासी भारतीय हैं उनके बीच में भी इसी प्रकार का काम करते हैं। एक बात जो मुझे याद आती है वो बहुत भयंकर है। भयंकर ये है कि आपको याद होगा कि नॉर्वे में करीब 10-15 साल पहले एंडर्स बर्लिंग ब्रेविक नाम के एक नौजवान ने अपनी मशीन गन से 86 नौजवानों को मार डाला था। वो कोई कार्यशाला के लिए आए हुए थे, तो ये जो एंडर्स बर्लिंग ब्रेविक था ये वहाँ गया और इसने उनको मारा, और उसको खैर पकड़ा गया और उसके पास से एक डॉक्यूमेंट बरामद हुआ। और आश्चर्य की बात यह है कि उसने जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था काफ़ी बड़ा था, उसमें ज़्यादातर उसने आरएसएस की विचारधारा को उसमें कोट किया था। खैर, तो ये इनका जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है ये वहाँ भी दिखता रहता है। और मुख्य तौर से इसको हम कैसे समझें? समझना तो ऐसे ही पड़ेगा कि आधुनिक मूल्य जो आए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, और अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे एक दुनिया बनाने का सपना है, उसके विरोध में ये हिंदू धर्म की श्रेष्ठता और उसी के आधार पे समाज को ढालने का काम ये कर रहे हैं। तो हमें कम से कम इसकी जानकारी होना चाहिए कि ये संगठन वास्तव में दुनिया में क्या कर रहा है और किस प्रकार से हमारे लोकतांत्रिक मूल्य, यूनाइटेड नेशंस के मूल्य और हर एक देश के मूल्यों को किस प्रकार से बचा के इन विचारों से अलग रखा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को गहराई से सोचेंगे और वीडियो को लाइक करके, फॉरवर्ड करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।